देखो अपन ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज अपन चैप्टर 2 की जो धारा 3 है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 है, ये 3 से लेकर 50 धारा तक है। उसके बाद में अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से जो ओरिजिनल है ना, आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट है, मतलब है ना, अध्याय 2 से। इसमें जो पहली हेडिंग है इस अध्याय की वो है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। कि नगर पालिकाएं कैसे बनेगी, उनमें कैसे गवर्नेंस, कैसे शासन होगा, कौन कौन लोग होंगे उनमें, कैसे कैसे सिस्टम काम करेगा। ये पूरा इसमें बता रखा है इस चैप्टर में डिटेल में। आज अपना जो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा वो धारा 3 और धारा 4। ठीक है। धारा 3 में क्या लिखा हुआ है, एक देखो ये जो है ना कि धारा कौन सी धारा किससे रिलेटेड है, ये भी सब अपन याद कर लेंगे कोई ट्रिक के माध्यम से। अभी जैसे 50 धारा कंप्लीट होगी फिर उनका 50 का अपन रिवीजन करेंगे, है ना। आपस में जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे या जैसे कोई ट्रिक बना करके, इस टाइप से। अब देखो पहला जो इसमें लिखा हुआ है नगर पालिकाओं का परिसीमन, कि नगर पालिकाओं का परिसीमन कैसे होगा, या कोई नई नगर पालिका होगी वो किस टाइप से, मतलब ऐड होगी, कैसे हटेगी, या जो हट गई उस पर कौन से रूल लागू होंगे, या जो पहले से जहां पर जैसे मान लो ग्राम पंचायत है तो वो उस पर कौन से रूल लागू होंगे, और जो चेंज होगी नगर पालिका में तो उस पर कौन से रूल लागू होंगे। इस टाइप की इसमें बातें बता रखी है। स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले लिखा हुआ है राज्य सरकार राजपत्र में। अब देखो इस पूरे एक्ट में है ना, सब जगह राज्य सरकार ही वर्ड यूज आएगा, क्योंकि ये भारत राजस्थान सरकार का एक्ट है, इसलिए राज्य सरकार ही वर्ड आएगा। और केंद्र सरकार का इसमें कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे राज्य सरकार इस पूरे एक्ट की या जितनी भी चीजें इसमें आएगी ना, उनकी सबकी जो माई बाप है ना वो राज्य सरकार ही है। जैसा राज्य सरकार। सब माइक म्यूट रखो एक बार। माइक म्यूट रखो एक मिनट। ठीक है ना। राज्य सरकार जो करेगी ना, मतलब वो फाइनल होगा। जब भी कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई मैटर हो गया, या कोई भी समस्या आ गई ना, वहां पर तुरंत राज्य सरकार आ जाएगी। जो राज्य सरकार बोलेगी ना वो फाइनल हो जाएगा। और वो मैटर कोर्ट में जाएगा नहीं जाएगा, वो हर जगह यहाँ पर उन्होंने पूरा एकदम क्लेरिफाई कर रखा है कि कौन सा मैटर कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जहां तक होगा फाइनल, जो राज्य सरकार बोलेगी ना वही सर्वमान्य होगा, लास्ट वाला मतलब फाइनल होगा। अब इसमें कैसे लिखा हुआ है, राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को, स्थानीय क्षेत्र का मतलब है कि वो गांव है, या तो कोई गांव भी हो सकता है, या ग्राम पंचायत हो सकती है, या गांव का कोई छोटा सा भाग हो सकता है, जो किसी नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है। इन्होंने क्लियर किया है कि ऐसा स्थानीय क्षेत्र जो नगर पालिका भी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब उसका कोई छोटा सा भाग भी नहीं है या पूरा नहीं है, नगर पालिका घोषित कर सकेगी। कौन कर सकेगी, ये राज्य सरकार कर सकेगी, और बाकायदे अधिसूचना के द्वारा जारी करेगी वो। ठीक है ना। या ऐसे किसी भी क्षेत्र को किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर सकेगी, या किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका से अपवर्जित कर सकेगी, या किसी भी नगर पालिकाओं की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकेगी। कहने का मतलब है इसमें तीनों बातें इन्होंने क्लियर कर दी। नगर पालिका घोषित कर सकती है, शामिल कर सकती है, हटा सकती है, और उसमें चेंज कर सकती है। तीनों कंडीशन दी है। ये तीनों काम कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, बाकायदा अधिसूचना जारी करके करेगी। ठीक है। जैसा यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नापासर ग्राम पंचायत थी, उसको नगर पालिका बनाने का नोटिफिकेशन जारी। अब नोटिफिकेशन जारी किसने किया, राज्य सरकार ने किया। यहाँ लिखा हुआ है देखो, इस नगर पालिका को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। ये मैंने पहले आपको समझा दिया था। जब भी कोई नगर पालिका बनेगी स्टार्टिंग में, वो पहले ग्राम पंचायत रही होगी या कोई गांव रहा होगा। उसके बाद में वो जो पहली कंडीशन होगी ना वो ये होगी कि नगर पालिका फोर्थ स्टेज वाली बनेगी। उसके बाद में थर्ड, फिर सेकंड। ये बजट में हर साल अनाउंस होता है। जब भी कोई नगर पालिका का प्रमोशन होता है तो वो बाकायदा बजट में इस बात को बोलते हैं, या कई बार बिना बजट के भी आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस चीज को अधिसूचना के द्वारा उस चीज को बोलेंगे भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन 99.99% ये होता है कि वो गांव या जो ग्राम पंचायत है वो फोर्थ श्रेणी की ही बनाएंगे पहले उसको। ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी देखो यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज को देख लो, जो मैंने आपको शायद पहले नहीं समझे, आगे आएगा इसमें। हाल ही में नापासर सरपंच सरला देवी तावड़िया बचे हुए कार्यकाल तक चेयरमैन का पद रखेगी, मतलब रहेगी। जैसे क्या होता है ना, अब या आगे आ जाएगी पूरी स्टोरी इसकी कि कैसे नगर पालिका, मतलब कौन कौन लोग क्या होंगे, कैसे सिस्टम होगा। लेकिन
इसमें जो लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है कि जो पहले वाली ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, वो ऑटोमेटिक उस नई नगर पालिका का क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। जो उप सरपंच है वो उपाध्यक्ष बन जाएगी, और जो बाकी लोग हैं मतलब वार्ड पंच, वो सारे क्या बन जाएंगे, सदस्य कहलाएंगे या पार्षद कहलाएंगे, जिसको सदस्य बोलते हैं अपन नगर पालिका बोर्ड वालों को। ठीक। अब देखो यहाँ से स्टार्ट है कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए। ठीक। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित किया जाए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है कि किसी नगर पालिकाओं की सीमाओं को एक नगर पालिका के किसी अन्य नगर पालिका में समामेलन करके या एक नगर पालिका का दो या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित करके अन्यथा परिवर्तन किया जाए। मतलब निकाल दिया, जोड़ दिया, या परिवर्तन कर दिया, या दो तीन नगर पालिकाओं के किसी भाग को इधर का उधर कर दिया, ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है। क्या कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका न रहे, मान लो पहले कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो नगर पालिका होगा या उसको हटा दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कोई गांव का कोई टुकड़ा हो, भाई इधर वाले को हम वापस ग्राम पंचायत में चेंज कर देते हैं। इस न्यूज में भी ऐसा पढ़ना आप, इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि नापासर ग्राम पंचायत थी, बाकायदे इसको 2016 में नगर पालिका बनाई गई थी। फिर ये मैटर कोर्ट में गया था 2018 में, फिर कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि इसको वापस ग्राम पंचायत बनाया जाए, क्योंकि सरकार ने रूल का उल्लंघन कर दिया था। उसके बाद में इसको, ये मैटर पेंडिंग में था। अब ये 2024 में जाकर के ये वापस ग्राम पंचायत थी जो नगर पालिका बनी है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है ना। अब देखो, इसमें आपको क्या करना है, ऐसे मिलान करना। आप अपने कै वाले है ना, इसको मिला देना इससे। ख है उसको सेकंड से मिला देना, और जो गए है उसको थर्ड से मिला देना, और जो गए है उसको फोर्थ से मिला लेना। ऐसे आप अपने वाला जो एक्ट है उसमें मैच करवा लो इसको। ठीक है ना। क्यों मैच करा लो, देखो आगे इसमें लिखा हुआ है, ये चारों जब भी मैटर होंगे तब राज्य सरकार इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्त, या तो ये वाला एक्ट या कोई उस टाइम, इस टाइम जो रूल रेगुलेशन लग रहे हैं, प्रवर्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राजपत्र में राजपत्र प्रकाशित आदेश द्वारा ये उपबंध कर सकेगी कि खंड क। अब क कौन सा है जिसको मैंने बोला, आप मिलान कर लेना ऐसे, ये वाला खंड क। अब क को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए के अधीन आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह की कालावधि के भीतर भीतर कराया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हाँ सही बात है, जैसे किसी को ग्राम पंचायत को बनाया है, जैसे मान लो ये वाला मैटर देखो आप, नापासर अगर ग्राम पंचायत को बनाया है तो अगले 6 महीने में चुनाव करवाने अनिवार्य होंगे। और तब तक सारा मैटर जो सरपंच कर रहा था वो चेयरमैन करेगा, जो उप सरपंच का मैटर था वो वाइस चेयरमैन जो होगा वो करेगा, और जो वार्ड पंच है वो पार्षद का काम करेंगे। ठीक, जब तक चुनाव नहीं हो तब तक। और चुनाव के लिए ये जो बाइंडिंग है, ये संविधान ने दे रखी है भाई, 6 माह से ज्यादा मैटर खाली नहीं रहना चाहिए। और अगर रहता है तो वहां का जो मुख्य अधिकारी होता है, जैसे ग्राम पंचायत का होता है ग्राम सेवक, और उसका होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वो अतिरिक्त चार्ज संभालेंगे। ठीक। अब खंड ख है, खंड ख क्या है ये लिखा हुआ, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित किया जाए, मान लो हटा दे, तब क्या होगा, के अधीन आने वाले किसी मामले में उन सदस्यों को राज्य सरकार की राय में नगर पालिका से अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको हटा दिया जाएगा। जब वो है ही नहीं तो ऑटोमेटिक हट जाएगी। आवाज आ रही है ना, यस सर, आ रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है। दिख रही है सर। हाँ ठीक है। अब देखो गए, गए वाला क्या मैटर है, गए को यहाँ से मैच करो, किसी नगर पालिकाओं की सीमाओं को एक नगर पालिका के किसी अन्य नगर पालिका से समामिलन करके। जैसे क्या होता है ना, कई बार मान लो ये नगर पालिका XYZ, ये कोई दूसरी है, मान लो भाई इन दोनों को, जैसे यहाँ वाला मैटर है, जैसे वापस इसको ऐसे समझो, जैसे नगर पालिका ये है, एक नगर पालिका मान लो ये है, ये जो गांव है इनको इस नगर पालिका में अगर मिला दिया, तो ये जो वार्ड था ना, ये इसमें चला गया है अभी, तब क्या होगा। और या इधर का कोई मैटर इधर भी जा सकता है, उस कंडीशन की ये बात कर रहा है कि किसी नगर पालिकाओं की सीमाओं को एक नगर पालिका के किसी अन्य नगर पालिका में समामेलन करके या एक नगर पालिका को दो या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित करके अन्यथा परिवर्तित किया जाए, तब क्या होगा, के अधीन आने वाले किसी मामले में ऐसी नगर पालिका की जिसमें कोई अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई है,
इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक ऐसे अन्य नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य उस नगर पालिका के जिसमें ऐसी अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई है सदस्य समझे जाएंगे। और जहां कोई नगर पालिका दो या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित की गई है, नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। और ऐसी नवी नगर पालिका यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाए तब तक बनी रहेगी जब तक कि मूल नगर पालिका थी। समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मैं इसको समझा देता हूँ सरल भाषा में। इन्होंने ऐसा बोला है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, खंड गह के अधीन मतलब ये कोई परिवर्तन की बात कर रहा है। जैसे कोई नगर पालिका का एक का इधर हो सकता है, इधर का इधर हो सकता है, या दो को मर्ज कर सकते हैं। तीनों चारों कंडीशन दे दी। किसी मामले में ऐसी नगर पालिका की जिसमें कोई अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई, समझ गए। ये कंडीशन इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक, जब दोनों मतलब किसी की तो है ना वो अवधि समाप्त होगी ना, तब तक ऐसी अन्य नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, समझ रहे हो क्या बात को आप? कोई डाउट तो नहीं? देखो मैं वापस इसको एक बनाता हूँ कि नगर पालिका ए है, ये बी है। अब देखो ऐसी अन्य नगर पालिका, अब देखो ये अन्य नगर पालिका जो छोटी थी उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगर पालिका के जिसमें ऐसी अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई है, इसको इसमें मर्ज किया है, वो सदस्य समझे जाएंगे। ये सारे नॉर्मल सदस्य समझे जाएंगे। ये बात समझ में आएगी आपको? आवाज आ रही है? आ गई सर, जी आ सर। गई, आ रही है समझ हाँ। में। उसके अलावा ऐसा लिखा हुआ है जहां कोई नगर पालिका दो या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित की गई है, वहां नवगठित नगर पालिकाओं में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। और ऐसी नवीन नगर पालिका यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाए, वो तब तक बनी रहेगी जब तक मूल नगर पालिका बनी रहती है तब तक। कोई डाउट है कि इसमें आपको? मतलब नॉर्मल सी बात लिखी हुई है ना? सर ये लास्ट वाली में मूल नगर पालिका वाला एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन करना, कौन सा विघटित वाला? वाला। ये कि ऐसी नवीन नगर पालिका यदि इस अधिनियम के पहले विघटित नहीं कर दी गई, मतलब कौन सी नगर पालिका जो, जैसे दो जैसे अगर। मान लो जी। ये ऐसे बोल रहा है कि वहां नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसे नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। ये तो मैटर अलग होगा, यहाँ से पढ़ो। ऐसी नवीन नगर पालिका, जो भी नवीन नगर पालिका बनेगी, नवगठित नगर पालिका, वो से दो आपस में मिलकर के बन सकती है, या कोई उसका क्षेत्र परिवर्तन कर दिया उसके बाद में वो नवीन होगी ना, नहीं होगी वो। समझ गए बात को? उस जी। नवीन नगर पालिका यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाए, अगर मान लो 6 महीने में, मान लो कई बार होता है ना कि जैसे जैसे मान लो कि चुनाव का टाइम है ना, जैसे एक साथ चुनाव होता है सारी नगर पालिकाओं के, तब तो बोल रहा है कि उनके साथ में ही उनके चुनाव हो जाएंगे। समझ गए? वरना वो तब तक बनी रहेगी जब वो पहले वाली थी उसके साथ बनी रहेगी। अभी इसको देखो एक बार और आप समझो, देखो थोड़ी, क्योंकि गणित इन्होंने ऐसे लिख रखी है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी। ऐसी नवी नगर पालिका यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाए तो तब तक बनी रहेगी जब तक मूल नगर पालिका बनी रहती। उसको वैसा ही समझा जाएगा। जैसे सपोज करो कि मतलब पहले नगर पालिका XYZ थी, अगर उसमें कोई ऐसा मैटर वेटर मिला दिया, उसके बाद में ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये नए सिरे से चुनाव होंगे, ये सेम वैसा ही बना रहेगा जैसे पहले था। उसको ऐसा माना जाए कि वो पहले वाला ही चल रहा है, ऐसा बोल रहा है ये। समझ गए? सर जी सर। सर मतलब तो जो नई नई नगर तो पालिका बनेगी उसमें सदस्य तो है, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे बनेंगे उसमें? कैसे? जैसे कि मूल नगर पालिका से कोई दूसरी अलग होती है। मूल नगर पालिका से, ये मूल नगर एक पालिका है। हाँ, इससे एक दूसरी नगर पालिका इन्होंने बना दी, नवगठित नगर पालिका। ऐसे दो टुकड़े कर दिए यूं? हाँ, दो टुकड़े कर दिए, जैसे कि ठीक है। इसमें बताया ना, अभी आप जो यहाँ हाँ तो दो टुकड़े करने के बाद जो नवगठित नगर पालिका, उसके सदस्य तो नई वाली के सदस्य समझे जाएंगे, लेकिन उसमें नई वाली में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे डिसाइड होंगे? कैसे मतलब, मैं समझा नहीं जैसे। हाँ वो तो वापस। जैसे कि एक ये मूल नगर पालिका, इसी को आप जैसे पढ़ते हैं, इसमें जैसे लिखा है कि हाँ जहां कोई नगर पालिका दो या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित की गई है, ठीक है। ठीक है। तो जहां पर नवगठित नगर पालिका में जो सम्मिलित क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य नई नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, सदस्य हो गए हाँ।
ठीक है। सदस्य तो हो गए, लेकिन हाँ उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डिसाइड कैसे होंगे नई नगर पालिका के? पुराने वाली के तो ऑलरेडी है अध्यक्ष और ठीक है, ठीक उपाध्यक्ष। है, हाँ आपकी बात मैं समझ गया। अब इसमें देखो मैटर क्या होगा कि अगर उसको ये वैसे मतलब मामला तो वो वाला ही हो गया, जिससे थोड़ा उलझा हुआ हो गया, क्योंकि ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था सर कि भाई ये वाला कैसे ये हो नहीं, सकता है। ये सर जैसे कि वही अपन ने इसमें बताओ कैसे देखा था। होगा, एक बताता हूँ। जैसे जो सदस्य होते हैं ना, देखो यहाँ का अगर पहले जो था ना, मतलब जैसे कोई नई, ये नई नगर पालिका, इसका अध्यक्ष भी था और इसका उपाध्यक्ष भी होगा, वो तो सारी का हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जैसे इन्होंने हटा दिया, दो मैटर कर दिया अलग अलग, तो इसमें भी पहले पार्षद थे और इसमें भी पार्षद थे, लेकिन इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो एक ही था। जब अलग होगा तब क्या होगा, यही पूछ रहे हो ना आप? तब उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होगा? यस सर। उसमें ये होगा, जैसे मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, जैसे ऐसी कंडीशन में जब तक नेक्स्ट चुनाव नहीं होते ना, तब तक शायद वो उसमें ऐसा माना जाएगा कि जैसा सिस्टम पहले चल रहा था ना, जैसा सिस्टम पहले चल रहा था वैसा ही सिस्टम चलेगा। देखो इन्होंने सर शायद लिखा ये भी ये चीज, ऐसी नवीन सर नगर पालिका यदि हाँ बोलो। जो मर्ज हो जाती है उसमें जो बड़ी मतलब एरिया वाइज जो बड़ी होती है उसके हम्म। अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते क्या? वो नहीं नहीं होंगे, क्योंकि वो तो वो मैटर अलग हो गया ना, वो तो भाई वो हटी गई। सर, जैसे जोधपुर दक्षिण और जोधपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और जयपुर उत्तर वगैरह किए थे ना उस समय, हम्म तो उनमें क्या है कि जो मतलब जल्दी उनके दोनों को डिवाइड करके अलग अलग चुनाव करवा लिए गए, तब तक वही जो नहीं, उसमें कार्य। ऐसा समझा जाएगा, देखो मैं बताता हूँ, इन्होंने जो मैटर बताया ना वो ऐसे सोल्व होगा। जैसे मान लो ये नगर पालिका थी ए पूरी बड़ी, उसके बाद में इसका जो बदला हुआ रूप था वो था ए और बी। क्लियर? अब ये हम्म इसका एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था। अब ये अलग अलग बनी है ना, तो ये सारे जिसके वार्ड जो पार्षद है वो तो पार्षद के पार्षद रहेंगे, इसके भी पार्षद रहेंगे। लेकिन जो इसका अध्यक्ष और इसका उपाध्यक्ष और इसका अध्यक्ष और इसका उपाध्यक्ष यही समझे जाएंगे जो पहले वाली के थे, जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक। इसके अकॉर्डिंग तो यही समझ में आ रहा है। सर, सेम कंडीशन अब अपन समझ ने अब समझ में आ जोधपुर गया इसमें और यही है। देखो नगर पालिका ये, इसके दो टुकड़े किए, इसमें भी पार्षद होंगे, इसमें भी पार्षद होंगे। लेकिन इनका जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है ना, तब तक चुनाव नहीं होंगे, नया सिस्टम नहीं आ जाता, तब तक सारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये वाले समझे जाएंगे जो एक के थे। ऐसा ही माना जाएगा कि ये वाली चल रही है, ये है इसमें। वो मैं समझ गया इनका डाउट, यही डाउट था इनका वो। अब क्लियर हो गया ये? यस सर। हाँ, ये है वो बात है, मतलब है ना, ज्यादा वो उतना। वही है सर फिर उसके बाद इसका मैं जोधपुर। एग्जाम्पल अपलोड कर दूंगा, कोई ना एग्जाम्पल जरूर है इसका, एग्जाम्पल अधिसूचना बन अपने सर जाएगा है, देंगे सर्कुलर में। एग्जाम्पल के तौर पे अपना खुद राजस्थान में जो ये जयपुर और जोधपुर को अलग किया था, वही एग्जाम्पल है ना सर। लेकिन वहां पे जोधपुर चुनाव हो में गए थे, चुनाव हाँ, हो तो गए थे। उन्होंने मतलब हाथों हाथ ही यही किया कि भाई को डिवाइड करके जब तक वो काम चलता रहा, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष काम करते रहे, उसके बाद में चुनाव दोनों के अलग अलग करवा के अध्यक्ष और वो हाँ, जो वो आप 6 महीने बोल में रहे हैं ना चुनाव हो सर जाता है वो। ना, छह हाँ महीने में तो चुनाव हो जाता है, तब तक तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन तब उन्होंने तक बोला वो जैसे हम्म। तब तक आचार संहिता भी तो लग जाती है सर, कि भाई जैसे अपन प्रशासक के रूप में इधर लोकल ग्रामीण में ग्राम सेवक काम करता है, तो उसी हिसाब से जो सीईओ और ईओ वगैरह है तब तक काम करेंगे और उनका चुनाव करवा दिया जाएगा और दोनों का अलग अलग चुन लिया हाँ जाएगा। हाँ, बस नॉर्मल, इसमें कोई ज्यादा इतना वो उलझने वाला मैटर नहीं, ये इतना ही है। खंड गहम में, अब देखो गहम कौन सा है, ये वाला। ये कोई भी स्थान जिसे नगर पालिका नहीं रहे, जब वो नगर पालिका नहीं है तब क्या होगा कि अधीन आने वाले किसी मामले में नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा। नॉर्मल सी बात है, अधिसूचना के द्वारा भाई ये विघटित कर दी गई है। अब ये जितने भी ऊपर ने मैटर पढ़े हैं ना ऊपर, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया आगे कि इस उपधारा में नियत दिवस से वह दिवस अभिप्रेत है जो खंड क से लेकर ग तक में किसी भी निर्दिष्ट कोई परिवर्तन होता है। जिस दिन से अधिसूचना जारी होगी ना, उस दिन से वो चीज मानी जाएगी, ऐसा बोल रहा है। इनके ऊपर जो भी मैटर है सारे, कैसे लेकर गए वाले तक। ठीक। अब जो सेकंड नंबर की धारा है उसमें क्या है, पहले से ही विद्यमान प्रत्येक नगर पालिका का और इस अधिनियम के अधीन किसी अधीन नए रूप से स्थापित प्रत्येक नगर पालिका का और ऐसी प्रत्येक नगर पालिका का जिसकी स्थानीय सीमाएं यथापूर्वक रूप से परिवर्तित की जाए, यह कर्तव्य होगा कि वह अधिसूचना में यथावर्णित अपने प्राधिकार में की नगर पालिकाओं की सीमाओं या परिवर्तित सीमाओं को परिनिश्चित करते हुए ऐसे विवरण वाले ऐसी स्थितियों में पर्याप्त सीमा चिन्ह जो कलेक्टर या उसके द्वारा नियमित कोई प्राधिकृत कोई भी अधिकारी हो सकता है द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे,
और अपने खर्चे मतलब नगर पालिका अपने खर्चे पर परिनिर्मित या स्थापित करवाने और तत्पश्चात अनुरक्षित रखे। कहने का मतलब ये है, इसमें कलेक्टर या ऐसा कोई प्राधिकृत अधिकारी, जैसे वो एसडीएम भी हो सकता है, तहसीलदार भी हो सकता है, कोई हो सकता है जो प्राधिकृत करेगा कलेक्टर कि ये काम है ना, सीमा चिन्ह जो भी चेंज होंगे। जैसे देखो क्या होता है ना, हर नगर पालिका का वार्ड, जैसे मान लो वार्ड नंबर 1 है, तो उसमें बाकायदा आगे पूरा डिटेल में लिखा हुआ आता है कि ये वार्ड नंबर 1 है ना, फलाने नाम की डाणी से फलाने घर से लेकर के ऐसे घुमाव होते हुए तो होते ऐसे करके ये वाला पूरा वार्ड होगा। अब इसमें कोई भी बदलाव होगा ना छोटा मोटा, वो बदलाव होगा वो जैसे वो पूरा उन्होंने पूरा वो क्लियर करेंगे, है ना, बाकायदे एक उसके माध्यम से, नोटिस के माध्यम से कि भाई हमने ऐसे ऐसे इसको किया है, और उसमें जनता से ऑब्जेक्शन भी मांगे जाते हैं, है ना। उसके बाद में वो सीमाओं में परिवर्तन होता है, वो फिर वो फाइनल राज्य सरकार बोल देती है भाई ये नगर पालिकाओं की सीमाओं में परिवर्तन हो गया है, और वो फाइनल नगर पालिका के इतने वार्ड डिक्लेयर हो गए। इसमें कोई डाउट है क्या आपके 2 नंबर वाले में? जी सर, ये मतलब एक ये डाउट है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन कौन करता है, कलेक्टर या राज्य सरकार? राज्य सरकार। अच्छा ठीक है सर। राज्य सरकार ही करेगी ना। सर इसमें लिख रहा है ना कि कलेक्टर या उसके द्वारा अनुमोदित। नहीं, ये कर्तव्य होगा, ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य होगा कि बद्दी सूचना में, मतलब ये काम कौन करेगा नीचे ग्राउंड लेवल पर? कलेक्टर करेगा। जी वो सर क्वेश्चन ठीक। आएगा ना, वो क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आता है उसके बाद में होगा। अब जैसे ये काम कलेक्टर भी कर सकता है या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी, ये पूरी लैंग्वेज लिखी हुई आएगी वहां पर, जी सर। क्योंकि तो परिसीमन का मैटर है ना, राज्य सरकार ही करेगी ना इसमें भाई, वो कैसे कर सकता है? नहीं क्या? तीसरी जो धारा क्या लिखी हुई है, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहे, जैसे मान लो वो ग्राम पंचायत थी, वो नहीं रही नगर पालिका, या सॉरी नगर पालिका थी, कोई स्थानीय क्षेत्र था वो नगर पालिका न रहे, जैसे मान लो पहले नगर पालिका था फिर वो हट गया, तब क्या कंडीशन होगी? तब उसमें स्थापित नगर पालिका अस्तित्वहीन हो जाएगी। हाँ सही बात है। और नगर पालिका निधि का अतिशेष, जो भी अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं उनका जो अतिशेष तथा ऐसी नगर पालिका में निहित अन्य संपत्ति, अधिकार, समस्त प्रभार और उन्हें प्रभावित करने वाले दायित्व जितनी भी लाइबिलिटी है के अधीन रहते हुए राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। वो पैसा कहाँ चला जाएगा? राज्य सरकार के अकाउंट में चला जाएगा, और उसके आगम यदि कोई हो, राज्य सरकार के आदेशों के अधीन उस स्थानीय क्षेत्र के जिसमें ऐसी नगर पालिका की अधिकारिता थी उसके फायदे के लिए खर्च किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई स्थानीय क्षेत्र था और ये वाला मैटर हटा दिया उन्होंने, भाई ये स्थानीय क्षेत्र आज से नगर पालिका में नहीं है ये वाला। अब इसमें जो भी चीजें, इसका कोई फितर के लिए ही बनेगा, और वो पैसा राज्य सरकार अपने पास ले लेगी, और फिर अगर राज्य सरकार को लगेगी तो वो फिर क्या करेगा, इसी के खर्चे के लिए वापस वो पैसा खर्च कर देगी आगामी आने वाले टाइम में। जैसे समझ गए इस बात को? जैसे मान लो उनको लगा जैसे ये मैटर ही था, कई बार क्या होता है ना, जैसे कुछ ऐसा होता है कि कोई क्षेत्र को वापस, जैसे इन्होंने लिया था 2016 में जिसको बना दिया नगर पालिका, फिर 2018 में इन्होंने वापस वो कर लिया, है ना। ये तो चलो एक पूरी ग्राम पंचायत थी, कई बार क्या होता है एक ऐसा कुछ क्षेत्र भी होता है, छोटा क्षेत्र, जिसको मान लो हटा दिया, वहां से कुछ पैसा जनरेट हो रहा था नगर पालिका को, फिर वो पैसा राज्य सरकार अपने पास ले लेगी। क्यों ले लेगी? क्योंकि कोई दूसरी नगर पालिका में ये मर्ज नहीं हुआ है ना क्षेत्र, मर्ज हो जाता तो भाई वो पैसा उनको दे देते। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए राज्य सरकार अपने पास इस पैसे को ले रही है, और फिर उसी के फायदे के लिए वो वे किए जाएंगे या वे कर देगी आगे। ऐसा इसमें लिखा हुआ है 3 नंबर में। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ये लैंग्वेज लिखी हुई आ जाएगी, फिर पूछेगा ये पावर किसके पास है, तो ऑटोमेटिक राज्य सरकार के पास पावर है। जब भी कोई मैटर डिस्प्यूट का आ गया ना, तब राज्य सरकार उसमें बीच में आ जाएगी, और जो राज्य सरकार बोलेगी ना वो फाइनल होगा। अब इसमें ऐसा बोल रहा है कि उपधारा 3 कौन सी जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ी है, में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहे और उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में सम्मिलित कर दिया जाए। देखो बोल रहा है ये बोल रहा है कि पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि वो मतलब किधर भी नहीं जाए, दूसरी कंडीशन है कि वो किसी नगर पालिका के अंदर चला गया, तब क्या होगा, उस नगर पालिका में निहित नगर पालिका नीति और अन्य संपत्ति और अधिकार ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे, और उस नगर पालिका के दायित्व ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व हो जाएंगे। ये बात समझ में आएगी 4 नंबर वाली? यस सर, आ गई।
जैसे मान लो ये था और ये क्षेत्र था और ये नगरपालिका बी थी, ये ए थी। इस क्षेत्र को इधर कर दिया, अब ये बी इतनी बड़ी हो गई है। अब ये बोल रहा है कि जितना भी इस क्षेत्र की लायबिलिटी थी, जितना पैसा इसमें आ रहा था जा रहा था, या जो भी इसके कर्ज है, वो सारा कर्ज या जितनी भी लायबिलिटी और जितना पैसा आने वाला था नगरपालिका निधि थी, वो सारी बी में चली जाएगी। कहने का मतलब यही है, जैसे मान लो किसी लड़की की शादी होती है, तब तक वो भाई अपने माँ बाप के पास रहती है, और जैसे ही वो ससुराल में चली गई ना, तो फिर अगर पैसा वो नौकरी पे लगी हुई, तो वो पैसा अपने ससुर को या अपने हस्बैंड को ही देगी। समझ गए बात को? अगर कोई कर्जा वर्जा है या उसका कोई लाइबिलिटी है, तो भी वो सारा वहन कौन करेगा? उसका ससुर ही वहन करेगा। माँ बाप से रिश्ता फिर वो उस टाइम कट जाएगा उसका। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि वो स्थानीय क्षेत्र है, वो इनको इधर दे दिया एक तरह से। अब ये जाने या अपना काम जाने। कहने का मतलब ये है, और जब कोई डिस्प्यूट होगा, तब क्या होगा? राज्य सरकार अपने पास पावर ले लेगी। समझ गए? ऐसे समझ लो इस चीज को, आगे भी यही होगा। कैसे? जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया जाए और दूसरी नगरपालिका में सम्मिलित कर दिया जाए, तब प्रथम वर्णित नगरपालिका में निहित नगरपालिका निधि और अन्य संपत्ति का ऐसा भाग और उसके दायित्व है, जो राज्य सरकार दोनों नगरपालिकाओं से बातचीत करके, क्योंकि भाई अब डिस्प्यूट का मामला आ गया, तो वापस राज्य सरकार आ जाएगी, दोनों नगरपालिकाओं से बातचीत करने के बाद में राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी और दूसरी नगरपालिका में निहित हो जाएगा और उसका दायित्व हो जाएगा। लेकिन दोनों से पूछ के करेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई दोनों से बातचीत करके करेगा, या जो मतलब अकेली राज्य सरकार इसमें डिसीजन नहीं लेगी, दोनों से पूछ लेगी, फिर जिसमें उसको मर्ज किया है उसको सारी वो लाइबिलिटी वगैरह दे देगी। परंतु इस उपधारा के उपबंध किसी मामले में, ऐसे मामले वहां लागू नहीं होंगे जहाँ राज्य सरकार की राय में परिस्थितियां ऐसी हो जिनके कारण नगरपालिका निधि और संपत्तियां और दायित्व किसी भाग का अंतरण अवांछनीय हो। अगर ऐसा लगे राज्य सरकार को, तो वो तो कुछ भी कर सकती है कि उसको लगे कि यार ये पैसा इनको नहीं देना चाहिए या ऐसी कंडीशन नहीं बन रही, तो वो राज्य सरकार जैसा करेगी ना वैसा कर सकती है। ठीक। फिर 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है? वापस डिस्प्यूट की प्रॉब्लम हो गई। जब जब कोई आवास गृह या कोई मान लो ऐसा मकान आ गया, या कोई विनिर्माणशाला या कोई भंडार गृह या उद्योग या कोई कारोबार का स्थान जो दो या अधिक पार्श्वस्थ नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित हो। ऐसी कंडीशन होगी, जैसे एक नगरपालिका ये थी, एक नगरपालिका ये थी, बीच में कोई ऐसी जगह आ गई जो भाई ये इसको दें या इसको दें, डिस्प्यूट हो गया, तब जो राज्य सरकार बोलेगी ना, वो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करके बोल दे कि भाई ये क्षेत्र फलानी बी को दिया जाता है। ऐसे राज्य सरकार इस अधिनियम में कहीं भी अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकेगी जिसके अंतर्गत ऐसे आवास गृह, विनिर्माणशाला, भंडार गृह, भंडागार और ये उद्योग या कारोबार का स्थान है, वो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्मिलित किया हुआ समझा जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा भाई ये इनका ही है। ऐसे यहाँ कोई डाउट? नो सर। 7वीं कंडीशन क्या है? जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाए, तब बनाए गए समस्त नियम, उपविधि या जारी किए गए आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएं, नोटिस, शक्तियां जो उक्त क्षेत्र को इस प्रकार सम्मिलित किए जाने के समय ऐसी संपूर्ण नगरपालिका में प्रवर्त थी, ऐसे क्षेत्र पर इस प्रकार सम्मिलित किए जाने की तारीख से जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा को डायरेक्शन नहीं दे दे, तब तक वो उस पर लागू होगा सिस्टम। नॉर्मल सी बात लिखी हुई है। कोई डाउट इसमें? भाई वही शक्तियां, वही रूल, वही नियम, वही आदेश, वही सब कुछ, डायरेक्शन वही रूल लागू होंगे जो पहले वाली नगरपालिका में थे, जब तक कोई सरकार डायरेक्शन नहीं दे दे बीच में आकर, तब तक वही काम करना है जैसा चल रहा है। 8वीं में क्या लिखा हुआ है? जब किसी गांव में समाविष्ट कोई क्षेत्र किसी नगरपालिका क्षेत्र के रूप में विनिर्देशित किया जाए, या जब कोई क्षेत्र किसी गांव से अपवर्जित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, किसी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए, तब उस तारीख से, जिस तारीख को वो होता है जारी, जिनका ऐसा क्षेत्र इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए, इस प्रकार सम्मिलित किया जाए या निम्नलिखित परिणाम हो। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन से जो मैटर हुआ है ना, हटाने का, जोड़ने का, परिवर्तित करने का, उस दिन के बाद में वो नगरपालिका में चला गया सिस्टम, तो वो ऐसा क्षेत्र है, वो गांव नहीं रहेगा। हाँ सही बात है, वो गांव नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगी? नगरपालिका बोर्ड हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है, वह नगरपालिका जिसका ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया जाए
या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका ऐसे क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी और ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत उसमें कार्य करना बंद कर देगी। कहने का मतलब है जो राजस्थान पंचायती राज एक्ट है 1994 का, वो काम करना बंद कर देगा और 2009 वाला एक्ट है वो ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा उस दिन से, जिस दिन से ये नोटिफिकेशन जारी होता है। जब उपधारा एक अधीन कौन सी, वो वाली स्टार्टिंग वाली जो पढ़ी है अपन ने, इसकी इस धारा है ना 3 की उपधारा 1 की बात कर रहा है ये, के अधीन निर्वाचन न हो जाए, मतलब जब तक वो 6 महीने का मैटर या जब भी हो जाए निर्वाचन न हो जाए या इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका अवधि समाप्त हो जाए न हो जाए, जिनमें जो भी पहले हो, तब तक नगरपालिका में इस प्रकार सम्मिलित किए गए या नगरपालिका घोषित किए गए गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उपसरपंच, पंच या पंचों को उस नगरपालिका का उसके गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा। ये अलग मैटर है। या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका का क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य समझा जाएगा। इसको समझना, ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे कई बार क्या होता है ना, ये नगरपालिका है, ऑलरेडी नगरपालिका है ए, ये कोई ग्राम पंचायत है बी, इसको पूरी को मर्ज किया ए में। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहले से अध्यक्ष था, इसका पहले से उपाध्यक्ष था, यहाँ पर पहले से पार्षद थे जिनको सदस्य बोलते हैं नॉर्मल, क्योंकि नगरपालिका बोर्ड है सदस्य। अब जब ग्राम पंचायत के तीनों आदमी है ना, देखो एक तो होगा सरपंच, एक होगा उप सरपंच, एक होगा पंच, ये तीनों टाइप के आदमी यहाँ पर तो ऑलरेडी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य हैं। तो ये ऐसा बोल रहा है कि जब ये तीनों लोग इधर जाएंगे ना, उनको सभी कोई अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा। ये बात आप याद रखना, यहाँ समझ गए क्या बात को। और अगली वाली बात में ये लिखा हुआ है कि अगर पूरी की पूरी ग्राम पंचायत को ही नगरपालिका बना दिया, तब इसका सरपंच, इसका उप सरपंच, इसका पंच यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समझे जाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या आपको गए वाले में? यस आवाज आ रही है? ये समझ में आएगा ये यस सर, आ मतलब गए अतिरिक्त सदस्य वाला, ठीक है। जी। अब देखो गह में ये दोनों वर्ड अलग अलग है, अतिरिक्त सदस्य अलग है और सदस्य अलग है, ठीक। इस प्रकार नगरपालिका घोषित की गई पंचायत में निहित संपूर्ण अस्तियां, एसेट्स और पंचायत के विरुद्ध विद्यमान संपूर्ण दायित्व, जितनी भी लाइबिलिटी थी, या उस दशा में जहां किसी नगरपालिका में किसी गांव का केवल कोई भाग या संपूर्ण गांव इस प्रकार सम्मिलित कर लिया जाए, वहां उक्त एसेट्स और लाइबिलिटी का ऐसा भाग, इसके लिए राज्य सरकार डायरेक्शन दे, ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका को या उस नगरपालिका को जिसमें गांव ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है न्यायगत होगा, लीगल होगा। कहने का मतलब है उसी बात को वापस घुमा फिरा के बोला है भाई, जो भी संपूर्ण उसकी एसेट्स है, लाइबिलिटी है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो उसमें चली जाएगी, है ना, ठीक है ना। चाहे उसका छोटा सा टुकड़ा जाओ या चाहे पूरा का पूरा जाओ, वो सेम ऐसा ही माना जाएगा जैसा कि पहले वाला था मैटर, वो सारा का सारा उनके पास चला जाएगा नगर पालिका। अगर कोई ऐसा कोई ऊपर नीचे होता है तो वो उसमें राज्य सरकार डायरेक्शन दे देगी। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, गांव के किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित करके या किसी गांव को नगरपालिका घोषित करके इस प्रकार स्थापित की गई नगरपालिका, अब नई नगरपालिका बन गई, तो वो गांव का टुकड़ा था या का पूरा गांव तब्दील हो गया, तब नगरपालिका ऐसे कर उद्घृत करेगी या करती रहेगी जो इस अधिनियम के अधीन विधि पूर्वक है। सही बात है, जो इसमें लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है भाई। टैक्स कौन कौन से, जो मैंने आपको टैक्स की परिभाषा में बताया था, वही फीस, जुर्माना, सेस, प्रभार वगैरह या अतिरिक्त कोई भी इम्पोज करता है, वो सारी चीजें आ जाएगी टैक्स वाली। वो कर सकती है क्योंकि वो नगरपालिका बन गई है गांव से। लास्ट इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा क्षेत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। अब देखो ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 क्यों लिखा है इन्होंने, इसलिए लिखा है कि इससे पहले राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 वाला चल रहा था, इसके पहले उसके बाद में क्या हुआ, 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ ना, तब इन्होंने बात बोली
संविधान में ऐसे लिखा हुआ है कि 1 साल के भीतर सभी राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय सुशासन को मतलब मान ले या अपने जगह एक्ट पारित कर ले नए सिरे से। तो राजस्थान सरकार ने भी क्या किया, यहाँ देखना आप, 24 अप्रैल 1993 को भारत सरकार ने पंचायती राज दिवस पर क्या हुआ, एक्ट पारित किया। किसका? भारत सरकार ने किया, वहां पर क्षेत्र जो संविधान संशोधन वो लागू किया। अपन ने कब किया? 23 अप्रैल 1994 को, 1 साल से 1 दिन पहले इसको कंप्लीट कर लिया था। ये वाला ये है एक्ट जो अपन ने लागू किया है यहाँ, जो अभी अपने काम कर रहा है, अपने चल रहा है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, जो 23 अप्रैल से लागू है। ठीक, ये डेट याद रखना दोनों। अब इसमें ऐसा बोल रहा है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन बनाए गए समस्त नियम, अधिसूचना, आदेश और उपविधियों के अधीन नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा, क्योंकि भाई वो गांव ही नहीं रहा, पंचायत ही नहीं रहा, तो फिर ये रूल रेगुलेशन क्यों लगेंगे? फिर 9 वाले लगेंगे। कौन से 9 वाले? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 वाले दिन सारे दिन। किसी नगर पालिका में गांव के किसी भी क्षेत्र को अगर शामिल किए जाने या ऐसे किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किए जाने को आसान बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसा डायरेक्शन दे सकती है जिसको उसको अच्छा लगे, जैसा कर सकती है वो। हाँ, कर सकती है, आसान लगे, क्यों नहीं कर सकती वो? ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल। 10वीं बात ये लिखी हुई है, इस धारा में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवा के उपबंध इस अधिनियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर होते हुए भी प्रभावी होंगे। मान लो कोई, कई बार क्या होता है ना, कोई मैटर मान लो नहीं हुआ, मान लो वो नई नगर पालिका बनी या कुछ ऐसा हुआ, तब ये वाले लागू होंगे। और जैसे वो चेंज हो जाएगा तब नगर पालिका वाले लगेंगे। ये नॉर्मल सी बात है, उसको वापस घुमा घुमा के इन्होंने बोला है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या नगर पालिका की चैप्टर 2 की धारा 3? कोई डाउट? इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे, अपन एमसीक्यू बना लेंगे उसके ग्रुप पर, ठीक है ना? जी सर। ठीक है। अब देखो, अगली जो लिखा हुआ है धारा 4 है। धारा 4 में क्या लिखा हुआ है? नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के परिवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। वापस वही बात आ गई कि है ना, नगर पालिका बोर्ड वर्ड इसलिए यूज किया इन्होंने कि छोटी नगर पालिका की बात कर रहा है, न कि नगर निगम की, नगर परिषद की। इस वर्ड को ध्यान से पढ़ना कि धारा 4 में ना नगर पालिका नहीं लिखा है, नगर पालिका बोर्ड लिखा है। ये छोटी नगर पालिकाओं में क्या होता है, जैसे मान लो कोई छोटा भाई होता है या छोटा बच्चा होता, मतलब होता है, तो भाई उसको भाई अलग से थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, भाई आपको ना ऐसे ऐसे काम नहीं करने हैं, या आपके लिए ना अलग से हेल्प की जाएगी। इसीलिए आप जब देखोगे तो फाइनेंस कमीशन की जब रिपोर्ट आती है, उसकी रिकमेंडेशन में भी नगर पालिका बोर्ड को अलग से पैसा दिया जाता है, क्योंकि वो नई बच्चा है अभी, वो अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, अपना भवन बनाएगा, बहुत सारी चीजें उनको है ना, जैसे शौचालय वगैरह, नाली वगैरह, बहुत सारी चीजें उनको सिस्टमेटिक बनानी होती है, रोड वगैरह। ठीक, तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो राज्य सरकार इनको छूट दे सकती है। हाँ, दे सकती है। क्यों? राज्य सरकार ही सबकी क्या है, माई बाप है इनकी। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा लेखबद्ध कारणों से वो कारण लिखेगी, भाई हम इस कारण की वजह से इस फलानी नगर पालिका बोर्ड को ये पावर, या ऐसे बोल रहे हैं कि भाई आपको छूट देते हैं, आप ऐसा काम कर लो, कर सकते हो। नगर पालिका बोर्ड को इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों के परिवर्तन से छूट दे सकेगी जो उसके लिए अनुपयुक्त समझे जाएं, कि इसके लिए ये मामला नहीं बैठेगा, भाई आप कर लो, मतलब आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते ऐसे। तदुपरांत ऐसे उपबंध तब तक ऐसे नगर पालिका बोर्ड पर लागू नहीं होंगे जब तक ऐसे उपबंधों को अधिसूचना द्वारा लागू नहीं किया जाए। उपधारा 1 जो भी अपने ऊपर पड़ी के अधीन अधिसूचना के प्रवर्त रहने तक राज्य सरकार ऐसे उपबंधों जिनमें नगर पालिका बोर्ड को छूट है के क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों की सुसंगत नियम बना सकेगी। उनके लिए अलग से भी नियम बना सकती है भाई हम, क्योंकि अभी इतनी पावर नहीं है, तब तक हम इसके लिए अलग से रूल रेगुलेशन बना रहे हैं और ये ऐसे ऐसे काम करेंगे। ये इसमें लिखा हुआ है 4 में। इसमें ये वर्ड का ध्यान रखना, ये केवल छोटी नगर पालिकाओं के लिए किया गया है। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट? अब देखो, छोटा मोटा डाउट अगर कोई आता भी है ना, तो देखो क्या होता है ना कि जैसे हर चीज, देखो ये केवल एक्ट है, इसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजें बिल्कुल अलग होती है, बहुत ही अलग होती है। जैसे हर चीज हर जगह ना, मतलब अलग अलग कंडीशन दिखेगी जहाँ, तभी तो एक्ट को इतना डीप तरीके से एक एक वर्ड को ऐसे लिखा जाता है। क्योंकि
वकील होते हैं, वो कोर्ट में चले जाते हैं, हर मैटर को कैसे भी उलझा के ना अपने फेवर में कर लेते हैं। इसलिए इनको ना एक एक वर्ड को क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद में बहुत सारे संशोधन होते हैं कि भाई कोई भी इसका मिस यूज नहीं कर ले, ठीक है ना। इसलिए कई धाराओं में या कई वर्डों में आपको ऐसा लगे ना कि हाँ कोई इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं मिल रहा, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि है ना अपन जब खुद जाएंगे या खुद जॉब करेंगे ना, तब जाके वो चीज जरूर फील हो सकती है। बाकी या जिसने बहुत सारी नौकरी कर ली, 20 साल तक 10 साल तक कर ली, वो बता सकता है वो बात को। बाकी अपन को इतना डीप भी नहीं जाना है, नॉर्मल सी। और कोई भी चीज का डाउट आएगा वो अधिसूचना से या सर्कुलर से क्लियर हो जाएगा। वहां उन्होंने क्लियरली मेंशन करते हैं कि भाई फलानी फलानी धारा का, फलानी पावर का यूज करते हुए या फलाने नियम का यूज करते हुए हमने ऐसा ऐसा काम कर दिया था, ठीक है ना। तो ये है। और आपको भी है ना ये पहले से पढ़ के आनी है, ताकि थोड़ा अपन है ना अपना लेवल बढ़ा सकें। वरना क्या होगा, अपना दिमाग वो सीमित रहेगा कि हाँ ये इतनी इतनी चीज है। डाउट पूछने से कितना ही गहरा डाउट हो, मैं भी रिसर्च करके आऊंगा अच्छे से नेक्स्ट डे, है ना। ठीक है, सर कोई डाउट यदि नहीं। हेलो हाँ सर, इसकी हिंदी टफ है, तो हिंदी तो आप इंग्लिश वाला देख के आया करो वर्जन, जैसे इंग्लिश वाला साथ में रख लो। सर, मैं हम्म वही कहना चाह रहा था कि सर इसमें से मैंने लगभग 20 एक वर्ड छांटे हैं। हम्म। यदि एक बार उनको आप पुनः कल एक्सप्लेन करें या फिर एक काम मतलब करना, आप हाँ उसको है सर। ना ग्रुप पे लिख के भेज हाँ देना उन वर्ड्स को। सर, वो हिंदी टाइपिंग तो मेरे से होगी नहीं, मैं उसको फोटो क्लिक करके हाँ भेज हाँ, फोटो दूंगा क्लिक कि करके सर भेज ये देना, चीज़ कोई है। दिक्कत नहीं है, मेरे को पर्सनली भेज देना, दिक्कत नहीं। जैसा मैं आपको ढूंढूंगा, मैं उचित लगे करूंगा, रिसर्च पर्सनल। क्यों नहीं करूंगा। नहीं है इन्हीं में से कि भाई जो अपन ने मतलब एग्जाम में यदि डिफिकल्ट लैंग्वेज का भी प्रयोग करें ना, कि जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूं तो आनुषंगिक हम्म या परिसंकटमय अपशिष्ट, हम्म अपवर्जित, हम्म नाम निर्दिष्ट। अब सर हम्म। जैसे मनोनीत को अपन एग्जाम में हाँ, नाम मनोनीत नहीं निर्दिष्ट बोलते हैं, आएगा, सही बात है। नाम निर्देशित है, तो इस टाइप के मैंने लगभग उसमें क्या 20 एक करना वर्ड। है, देखो मैं बताऊं, हाँ। जब भी अपन क्वेश्चन करोगे ना, आप जब भी क्वेश्चन करोगे, हम्म। एक टक्का 40 के 40 क्वेश्चन करते समय दोनों लैंग्वेज पढ़नी है, ये याद रखना बात को, उस टाइम पर भी। सर यहाँ देखो पर भी मेरी। जैसे मैं तो दोनों लैंग्वेज पढ़ के आता हूँ, आप भी है ना ये आदत डालनी है, क्योंकि इससे इससे क्या होगा, तो और क्लियरिटी आ जाएगी चीजों में कि अच्छा ये कहना चाह रहा है कि वो चीज को ऐसे। कई बार नॉर्मल सी यदि बात को है ना हिंदी में टफ बना देते हैं, इंग्लिश में वो हाँ, तो आसान यही होती है। हिंदी के जो 20-25 वर्ड है अभी तक, जो 15-20 पन्नों में जो भी हुआ सर, मेरे को लगा जो भी इम्पोर्टेंट या कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, जैसे नाम निर्दिष्ट हुआ या अपवर्जित हुआ या हम्म आस्तियां हुआ, इस हम्म। टाइप के लगभग 20 एक वर्ड हाँ लिखे समझ हैं, गया तो वो वो मैं। सीधे हम्म। सीधे क्वेश्चन में जैसे मनोनीत नहीं देके वो नाम निर्दिष्ट देगा। हाँ तो देगा वो तो उस सही टाइप बात। के तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चन मतलब वर्ड है 20-25 हम्म। वर्ड, मैं ये चाह रहा हूँ कि सर कल की क्लास में यदि जरूर काफी जरूर, सारे पूरा, कोई काफी डाउट सारा नहीं। वो डाउट है तो फिर वो पूरी क्लास को समझा दे, नहीं तो फिर मैं अलग से अपना रिसर्च कर लूंगा, मैं ये नहीं कहना नहीं, चाहता मेरे को भेजो आप, हूँ। हाँ सर। बताऊंगा रिसर्च करके, क्या काम, मेरे को कोई काम नहीं है, यही काम है रिसर्च का ही। ठीक है सर, मैं डालता हूँ। ठीक, ठीक है फिर ठीक। है, और कोई डाउट किसी के, हाँ। करते हैं स्टार्ट फिर है। हाँ ठीक। ठीक ठीक। थैंक यू सो मच।